जैसे मैंने बताया था पार्ट 3 में, एक्सरेज की डिस्कवरी जो विल्हेम रॉन्टजन ने मेरे एक्सरेज के ऑब्जर्वेशंस के 5 हफ्ते बाद कर दी थी, उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए 1896 में मैंने एक्सरे इमेजिंग पे काम करने वाली हाई एनर्जी वैक्यूम ट्यूब पे मैं काम करने लगा। मेरा दावा था कि रॉन्टजन की एक्सरेज के मुकाबले मेरे इस वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। हालांकि इस रेस पे काम करते हुए मुझे इसके खतरे का एहसास हुआ। इन रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जब ये पार्टिकल्स मेरे शरीर के जिस हिस्से से गुजरते थे तब वहाँ एक चुभन होती थी और जहाँ से निकलते थे वहाँ भी दर्द होता था। ये मेटल्स के टुकड़ों की तरह महसूस होते थे और काफ़ी पावरफुल और तेज़ भी थे। 1898 मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो रहे इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन में मैंने रेडियो कंट्रोल्ड बोट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को दिखाया। मैं इसे रेडियो कंट्रोल्ड टॉर्पेडो के तौर पर इस आइडिया को यूएस मिलिट्री को बेचना चाहता था, लेकिन यूएस आर्मी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद कई कंट्रीज़ ने रेडियो कंट्रोल्ड तकनीक को उपयोग करना शुरू किया। तब मैंने भी ठान लिया था अब कुछ बड़ा करना है। इसके बाद लो प्रेशर एयर के कंडक्टिव नेचर को जानने के लिए मैंने 1899 में एक ऊंचाई वाली जगह कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन खोली। वहाँ मैं एक विशाल कॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे कई अधिक मेगावोल्ट्स में मानव निर्मित बिजली उत्पन्न होती थी। पार्ट 1 के हिसाब से मेरा जन्म तेज़ बिजली और बादलों की कड़कड़ाहट में हुआ था, इसलिए करंट और प्रकाश में मेरी एक गहरी जिज्ञासा थी। मैं इन शक्तियों को महसूस कर पाता था। इस कॉइल की एनर्जी से एल पैसो में एक जनरेटर भी जल गया था और पूरे शहर की बिजली ठप हो गई थी। उस लैब में काम करते दौरान कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिलने लगे थे जो मेरे अंदाज़न किसी और ग्रह से आते थे। रिपोर्टर्स ने इसे मार्स सिग्नल कहकर खबर बना डाली और बाद में इसे मार्कोनी के एक्सपेरिमेंट के द्वारा उत्पन्न सिग्नल कहकर झूठ फैला दिया। लेकिन सच तो मैं ही जानता था कि वो एलियंस थे या नहीं। खैर, अब हम जाते हैं मार्च 1901। पियरपॉइंट मॉर्गन नाम के एक फाइनेंशियर से मुझे $150,000 मिले जिससे मैं वार्डनक्लिफ टावर बनाना चाहता था। 1901 में मार्कोनी नाम के इन्वेंटर के रेडियो सिस्टम्स के एक्सपेरिमेंट्स मशहूर हो रहे थे। ये सिस्टम मेरे ही इन्वेंशंस की नकल थे। मैं इससे बेहतर ट्रांसमीटर दुनिया को देना चाहता था। इसके लिए मैंने मॉर्गन से अपने प्रोजेक्ट में फंड बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन उसने तब मना कर दिया। लेकिन दिसंबर 1901 में मार्कोनी ने सफलतापूर्वक एस लेटर को इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड में ट्रांसफ़र करके मुझे इस रेस में हरा दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। टावर की ऊंचाई को बढ़ाकर अब 187 फीट बनाया गया। जून 1902 में किसी तरह फंड जमा करते हुए मैं वार्डनक्लिफ शिफ्ट हो गया। मेरे लिए ये खास प्रोजेक्ट था, लेकिन इन्वेस्टर्स मार्कोनी के सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। उन्हें मेरे सिस्टम में इंटरेस्ट ही नहीं था। प्रेस ने मेरे प्रोजेक्ट को छल और मजाक कहकर मेरे ही खिलाफ लिखने लगे। उस मोटी चमड़ी के मॉर्गन को मेरे आधुनिक विज्ञान की समझ नहीं थी। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए था। और आखिर में 1905 में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। 1906 में मुझे मेरे लाइफ का दूसरा और आखिरी नर्वस ब्रेकडाउन आया। 1917 में मैंने वार्डनक्लिफ प्रॉपर्टी गंवाई और टावर को भी गिरा दिया गया। शायद अब मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो कबूतर, हाँ वो कबूतर